Hello everyone, welcome to my channel UPSC with लवीशा. This is लवीशा, your UPSC mentor. और आज की मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में हम कवर करेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, थ्योरीज एंड सेशन. इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आईएनसी की वर्किंग को समझने के लिए और कैसे आईएनसी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाया उसको समझने के लिए. स्टार्ट करते हैं. आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी फाउंडेशन हुई 1885 के अंदर. कहाँ पर स्टार्ट हुई? बॉम्बे. आईएनसी के जो स्टार्टिंग के मोटिव्स थे और जो आईएनसी के बाद में चलकर मोटिव्स बने उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. बिकॉज आईएनसी बनाई किसी अलग पर्सपेक्टिव से गई थी, लेकिन बाद में आईएनसी ने अपनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया. ये स्टार्टिंग में सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको किसने बनाया था? A.O. ह्यूम ने बनाया था. और किस चीज़ के लिए बनाया था? ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए ही इसको बनाया था. आईएनसी के अंदर अलग अलग एजुकेशनिस्ट इंडिया भर से सभी एक जगह पर कंबाइन हुए जिन्होंने अपने अपने व्यूज रखे इंडियन की स्ट्रगल्स को देखते हुए, इंडिया के स्ट्रगल को देखते हुए, और फिर उन्होंने आगे सभी चीज़ों को प्रोसीड किया. पहले देखते हैं आईएनसी की फाउंडेशन कैसे हुई, फिर आईएनसी की वर्किंग को देखेंगे. आईएनसी की फाउंडेशन हुई A.O. ह्यूम, जो क्या थे? एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे. उन्होंने इस चीज का आइडिया रखा. ऐसा नहीं था कि आईएनसी के बनने से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनने से पहले कोई और पार्टी इंडिया के अंदर नहीं थी. नहीं, बहुत सारी पार्टीज इंडिया के अंदर ऑलरेडी थी. और जो आईएनसी के अंदर जो मेंबर्स आए उनकी खुद की बहुत सारी पार्टी थी. दादा भाई नारोजी की पार्टी थी, आपको VC बनर्जी की भी पार्टी थी, सबकी पार्टीज थी. लेकिन सभी में प्रॉब्लम क्या थी कि सभी पार्टीज किसी ना किसी पॉलिटिकल एरिया के अंदर थी. महाराष्ट्र के अंदर अलग पार्टी काम कर रही थी, गुजरात के अंदर अलग कर रही थी, और इधर नॉर्थ की साइड यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस की साइड अलग पार्टी काम कर रही थी. जब एक आइडिया क्लिक हुआ कि यस सबको कंबाइन करते हैं और एक ऑल इंडिया, ऑल पैन इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, जिसकी वजह से आईएनसी का आइडिया आया और आईएनसी को बनाया गया. अब मेनली फाउंडर किसको बोला जाता है? A.O. ह्यूम को बोला जाता है, जो एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट ही थे और इंग्लिश के लिए ही काम करते थे. आईएनसी का पहला सेशन जहां पर इसकी फाउंडेशन रखी गई वो हुआ बॉम्बे के अंदर. कब हुआ? दिसंबर 1885 के अंदर हुआ. पहले ये सोचा गया था कि जो सेशन होगा वो पूना के अंदर होगा, लेकिन पूना के अंदर उस टाइम पर कोलेरा आउटब्रेक चल रहा था, इसलिए सेशन को शिफ्ट करके सेशन फाइनली कहाँ हुआ? मंडे को हुआ, 28 दिसंबर 1885 को हुआ. और लोकेशन क्या थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे. अब कुछ थ्योरीज हैं जो आईएनसी को लेकर हैं, कंफर्म कभी कोई नहीं हुई, पर सभी थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं और मेंस में पूछी भी जाती है. वो बाद में देखेंगे, पहले एक बार ऑब्जेक्टिव्स और देख ले. ऑब्जेक्टिव्स में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि पहले प्रेसिडेंट कौन बने कांग्रेस के? WC बनर्जी बने. और कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि नेशनल यूनिटी को मेंटेन करना है. जितनी भी इंडिया की एजुकेटेड क्लास थी, जो इंडियंस एजुकेटेड थे, उनको एक जगह कंबाइन करके उनसे व्यूज कलेक्ट करने हैं. जो उनके व्यूज होंगे इंडिया के स्ट्रगल को लेकर, उनको कलेक्ट करना है. इंडिया के अंदर डेवलपमेंट की बात करनी है. जब आईएनसी बना, जब उनके अंदर भी ये मोटिव नहीं था कि उनको इंडिया को ब्रिटिशर से आजाद करना है, वो मोटिव भी उनके अंदर बाद में आया. पहले उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था. उनका सिर्फ मोटिव था कि पब्लिक के इंटरेस्ट में आईएनसी काम करेगी. अब थ्योरीज की बात करते हैं. सबसे फेमस थ्योरी है सेफ्टी वॉल थ्योरी. सेफ्टी वॉल थ्योरी सबसे ज्यादा, इस थ्योरी के बारे में किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने बोला था. लाला लाजपत राय ने सबसे ज्यादा इस थ्योरी को हाईलाइट किया था. और इस थ्योरी का मतलब सिर्फ इतना था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो A.O. ह्यूम थे, उन्होंने कांग्रेस का फॉर्मेशन क्यों कराया? इसलिए नहीं कराया कि वो इंडिया के लिए काम करे या इंडिया के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, नहीं. बिकॉज वो एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे. उनका मानना ये था, ये प्लानिंग थी बाकी ब्रिटिशर्स की और उनकी, जो उन्होंने एग्जीक्यूट की, कि उस टाइम पर आप देखोगे तो उस टाइम पर बहुत सारे रिवॉल्ट्स चल रहे थे. लोग बिल्कुल परेशान हो चुके थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से. काफी सारे रिवॉल्ट्स थे. ट्राइबल्स अपना रिवॉल्ट कर रहे थे, पीजेंट्स अपना कर रहे थे, सभी क्लासेस अलग अलग कर रही थी, जिनसे अब ब्रिटिशर्स भी परेशान हो चुके थे. तो उनको ऐसा था कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया लेवल के ऊपर सेटअप हो जाएगी तो ये चीजें
थोड़ी कम हो जाएंगी। और उन्होंने अपने इंटरेस्ट की वजह से एओ ह्यूम को बोला था कि आप इस चीज की फॉर्मेशन कराओ, और ये उनका सेल्फ इंटरेस्ट था, ना कि इंडिया के फेवर में। बट उनको इस बात का आइडिया नहीं था कि ये सेम कांग्रेस बाद में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जुड़ जाएगी और बाद में इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये थी आपकी सेफ्टी वॉल थ्योरी। उसके अलावा था एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसको किसने सामने रखा? राजनी पालमे दत्त ने। इनका मानना था कि ये कॉन्स्पिरेसी है, एक जो हिंदी में कहते हैं ना षड्यंत्र है, चाल है, जो भी आप बोलना चाहो, एक कॉन्स्पिरेसी है कि जिसकी वजह से इंडियंस का ध्यान भटक जाए और इंडियंस जो फिलहाल रिवॉल्ट्स कर रहे हैं, फिलहाल जो उनके अंदर एग्रेशन है, वो उसको कम कर देंगे और इस पॉलिटिकल लाइन के अंदर आ जाएंगे। बिकॉज एट लास्ट कांग्रेस क्या थी? एक पॉलिटिकल पार्टी ही थी, आज तक भी है, कि इस पॉलिटिकली वो एक्टिव हो जाएंगे और जो एग्रेशन आज के टाइम पर है वो चला जाएगा और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स आराम से इंडिया को कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा इनका व्यू था। अब फिर एक थ्योरी आती है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको सामने रखा गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज रखी। उन्होंने सामने ये रखा कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस का फॉर्मेशन इसलिए होने दिया ताकि उनके लिए चीजें आसान हो सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और सारे इंसान सब कुछ पॉलिटिकली एक्टिव हो जाए और उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, रिवोल्ट्स और जितने भी रिबेलियंस हो रहे थे वो सब कुछ बंद हो जाए। बट हम फिर भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज हम एओ ह्यूम के पीछे छुपकर इंडिया के लिए काम कर सकते हैं, इंडिया को फेवर कर सकते हैं और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। और जब तक ब्रिटिशर्स हमारी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, जब तक हमारे लिए बेनिफिट है, बिकॉज वो हमारी चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे और हम इजीली अपनी सारी चीजों को आगे तक बढ़ा सकते हैं। और उनका मानना था कि हमें एओ ह्यूम की इंटेंशन पता होते हुए भी हम उनको एज अ लाइटनिंग कंडक्टर यूज करेंगे। बिकॉज लाइटनिंग कंडक्टर को अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो उनको जिस चीज के लिए यूज किया जाता है उसी वजह से ये नाम दिया गया लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ताकि वो एज अ सेफ्टी एओ ह्यूम का नाम यूज कर सके और नीचे ही नीचे इंडिया के लिए, इंडिया के बेनिफिट के लिए, इंडिया के फेवर में काम कर सके। अब आते हैं इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस। देखो वैसे तो आईएनसी के हर साल सेशंस होते थे 1885 से लेकर 1948 तक। सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट सब में से कुछ भी याद ना हो वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको सभी सेशंस में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? कौन सा ईयर था, सेशन की लोकेशन क्या थी, प्रेसिडेंट कौन थे, प्लस उस सेशन के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। कुछ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। पहला सेशन ईयर 1885, प्लेस था आपका मुंबई। पहले प्रेसिडेंट कौन बने कांग्रेस के? डब्ल्यूसी बनर्जी बने। आउटकम क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। पहले सेशन के अंदर कितने पर्सन थे? 72 थे टोटल, जिसमें से 54 हिंदूज थे, 2 मुस्लिम्स थे और जो रिमेनिंग थे वो जैन और पारसी थे। जिसमें से पारसी आप बात करेंगे तो आपके दादा भाई नारोजी थे। वाइस रॉय कौन थे उस टाइम पीरियड के अंदर? इंडिया के लॉर्ड डफरिन। अब बात करते हैं 1886 सेकंड सेशन, प्लेस कैलकाटा। प्रेसिडेंट कौन बने? दादा भाई नौरोजी बने। आउटकम क्या है कि अब कांग्रेस ने अपनी जगह जगह पर प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज को बनाना स्टार्ट कर दिया था, ताकि हर जगह की सिचुएशन को पता चल सके और हर जगह से वो सिचुएशन को पता चलाकर उस चीज का सोल्यूशन कर सके। फिर नेक्स्ट था 1887, प्लेस था मद्रास। प्रेसिडेंट कौन बने? बदरुद्दीन तैयबजी बने। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। बाद में एक टाइम पीरियड आया जब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी कांग्रेस में, और ये एक टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बची हुई थी और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट है ईयर 1888, प्लेस इलाहाबाद। प्रेसिडेंट कौन बने? जॉर्ज ह्यूले। ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, फिर इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ ईयर 1889, प्लेस अगेन बॉम्बे। प्रेसिडेंट कौन बने? सर विलियम वेडरबर्न।
आउटकम क्या आई, इसके अंदर से यहाँ से कांग्रेस ने चीजें स्टार्ट कर दी थी। यहाँ से वो एग्रीकल्चर के लिए काम करना स्टार्ट कर चुकी थी, एजुकेशन के लिए काम करना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर सेशन आता है इंपॉर्टेंट, ईयर 1901 का। कहाँ हुआ? कैलकाटा के अंदर हुआ। प्रेसिडेंट कौन से? दिनशा एडुल्जे वाचा। आउटकम्स क्या थी? ये पहला सेशन था जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने अपना अपीयरेंस दिया था कांग्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब काफियों को ये डाउट होगा कि महात्मा गांधी तो 1915 के अंदर वापस आए थे इंडिया में। नहीं, वो बीच में एक बार पहले भी इंडिया वापस आए थे। फिर यहाँ से 1901 में जब उन्होंने अपीयरेंस दिया, उस टाइम पर ही वो एक लॉयर से मिले और उन्हें अफ्रीका की सिचुएशन पता चली और वो वापस अफ्रीका चले गए और वहां जाकर उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए काम किया और उसके बाद बैक टू 1915 के अंदर वो इंडिया वापस आए। फिर आती है बात ईयर 1905 की, जिसके अंदर, और हाँ सॉरी, 1901 में एक और मेन चीज सामने आई थी, रिजोल्यूशन ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर और फेमाइन के ऊपर। अब फेमाइन आपको पता ही है कि लोग भूख से मर रहे थे, एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ एक थ्योरी थी जिसको किसने सामने रखा था? दादा भाई नारोजी ने। उनका मानना ये था कि इंडियंस इतने बेवकूफ हैं कि इंडियंस का ही पैसा ब्रिटिशर्स अपने लिए भी यूज कर रहे हैं और इंडिया का पैसा ही ब्रिटिशर्स इंग्लैंड भेज रहे हैं, और जिसकी वजह से इंडिया का पैसा खत्म होता जा रहा है, इंडिया की इकोनॉमी खत्म होती जा रही है और इंडिया की वेल्थ का ड्रेनेज होता जा रहा है। तो ये थ्योरी थी, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर। फिर आती है बात ईयर 1905 की, जब प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। आउटकम क्या आई थी? इस टाइम पीरियड के अंदर स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? बिकॉज 1905 के अंदर आपके वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, और उन्होंने क्या किया था? बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। उसके अपोज में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी और ये सेशन कहाँ हुआ था आपका? बनारस में, वाराणसी में। अब बात करते हैं ईयर 1906 की। प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट थे। ये भी किसके लिए था? मेनली किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बिकॉज बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था उस टाइम पीरियड के अंदर और उसका पार्टीशन इंडिया के ऊपर काफी मेजर इम्पैक्ट छोड़कर गया। बिकॉज हर चीज की स्टार्टिंग, ब्रिटिश रूल की स्टार्टिंग ही बंगाल से हुई थी और एट लास्ट उस बंगाल का पार्टीशन हुआ ही, और आज बाद में जाकर वो बांग्लादेश अब तो बनी है। फिर बात आती है ईयर 1907 की। प्लेस था सूरत। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहा। इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहा कि इस सेशन के अंदर कांग्रेस का डिवीजन हो गया। कांग्रेस का डिवीजन हुआ, एक साइड मॉडरेट्स और एक साइड एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट के कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। इन तीनों ने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया, ये एक्सट्रीमिस्ट में आ गए और उस साइड मॉडरेट्स बच गए। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की स्टोरी को, फेज को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं, मॉडरेट्स वो थे जो सिर्फ पेन और पेपर से की हुई चीजों को प्रेफर करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट वो थे जो काफी सारे मूवमेंट्स में बिलीव करते थे, रिवॉल्ट्स में बिलीव करते थे, रिबेलियंस के अंदर बिलीव करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन है 1916 का। प्रेसिडेंट कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार, और ये कोई लेडी नहीं थी, ये भी मैन ही थे। आउटकम क्या है इस चीज की कि 1916 तक कांग्रेस वापस, जो उसका डिवीजन हुआ था, वो वापस से रीयूनाइट हो गई थी यहाँ तक, और इस टाइम पीरियड तक आपकी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन भी हो चुकी थी, गांधी जी भी वापस आ चुके थे। प्लेस था लखनऊ। फिर आता है ईयर 1917, जिसमें प्रेसिडेंट बनी एनी बेसेंट, जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की। सेशन कहाँ था? कैलकाटा था। कब था? 1917 के अंदर। नेक्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट है 1920 का, जिसमें प्रेसिडेंट बने लाला लाजपत राय। प्लेस था आपका कलकत्ता का। काफी इंपॉर्टेंट आईएनसी का सेशन रहा। क्यों? बिकॉज 1919 के अंदर आपका जलियांवाला बाग वाला मस्कर हुआ था, खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इस सेशन के अंदर पास की गई थी, जिसको गांधी जी ने लॉन्च किया था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। फिर 1920 में ही एक दोबारा सेशन हुआ नागपुर के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट कौन रहे? सी विजयाग्रवाचार्य। आउटकम क्या आई कि इसके अंदर जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसको काफी मैसिव सपोर्ट किया गया, और फॉरेन के जितने प्रोडक्ट्स थे, फॉरेन से रिलेटेड जितनी चीजें थी, ब्रिटिशर से रिलेटेड जितनी चीजें थी, सबको बॉयकॉट किया गया।
फिर सेशन आता है ईयर 1923 का, जिसके अंदर प्रेसिडेंट बने मौलाना मोहम्मद अली, जिनको यंगेस्ट पर्सन माना जाता है एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट। यहाँ पर आउटकम क्या आई कि 1923 तक आपकी जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी वो खत्म हो चुकी थी, और अब उसके बाद आगे की चीजें डिसाइड करनी थी, बिकॉज काफी लोगों को जेल भी जाना पड़ा था, और अब उनको आगे की चीजें, कांग्रेस को अपने आगे का प्रोपेगेंडा डिसाइड करना था। और उस टाइम तक इलेक्शंस की भी स्टार्टिंग हो चुकी थी, और कांग्रेस को ये भी डिसाइड करना था कि उनको इलेक्शंस के अंदर, जो इलेक्शंस ब्रिटिशर्स कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर चुके थे इंडिया के अंदर, उनमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। फिर आया ईयर 1924, जिसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी, और ये एक लौता ऐसा सेशन था, काफी जगह पूछा भी जाता है, भले ही महात्मा गांधी कांग्रेस के काफी इंपॉर्टेंट लीडर रहे हो, बट प्रेसिडेंट वो कांग्रेस के सिर्फ एक बार बने थे, वो भी 1924 के सेशन के अंदर, जो सेशन हुआ था बेलगांव में। ये सिर्फ ओनली एक ऐसा आईएनसी का सेशन था जहां पर महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट आया ईयर 1925, प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जिनको काफी इंपॉर्टेंट लीडर थी कांग्रेस की, और ये वैसे तो ये सेकंड वुमेन थी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, पर इंडियन फर्स्ट थी, बिकॉज जो एनी बेसेंट थी वो इंडियन नहीं थी। उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काफी काम किया, काफी इंपॉर्टेंट रही, बट वो इंडियन नहीं थी। और ये सेशन हुआ कानपुर के अंदर। नेक्स्ट सेशन आपका आता है 1929 का, जो लाहौर के अंदर हुआ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। इसके अंदर प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, जहां पर एक हिस्टोरिक चीज पास हुई, वो था पूर्ण स्वराज। इसी सेशन के अंदर एक डेट डिसाइड की गई थी कि इस सेशन के अंदर एक डेट डिसाइड हुई 26 जैन 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, और उन्होंने मनाया भी, कोशिश भी की, उस वजह से बिकॉज यहाँ से कांग्रेस ने स्टार्टिंग की थी कि अब तो हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें ब्रिटिशर्स का नाम भी इंडिया के अंदर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो डेट डिसाइड हुई थी 26 जैन 1930 कि हम जब पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। इसीलिए 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, और उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसको फोर्स में कब लाया गया 26 जनवरी को 1950 को। वो बिकॉज ऑफ दिस सेशन ही ऐसा था कि हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। नेक्स्ट है ईयर 1931, प्लेस है आपका कराची, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर आउटकम सही थी कि कांग्रेस अब सोशल इकोनॉमिक चीजों के ऊपर बात करने लग गई थी। इस ईयर में गांधी अरविंद पैक्ट भी हुआ था, जिसका कोई अच्छा कंक्लूजन नहीं निकला था। इसके अलावा इसी सेम ईयर के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा भी दी गई थी, और उनको फांसी भी हो गई थी मार्च 23, 1931। उसके लिए भी कांग्रेस ने काफी ज्यादा अप्रिसिएशन, उनकी करेज को अप्रिशिएट किया था। हालांकि उनको बचाया नहीं, बट अप्रिशिएट जरूर किया गया था, और सारी चीजों को शो किया गया था, और कांग्रेस ने कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की, कुछ राइट्स के ऊपर बात की। नेक्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट आया ईयर 1936, जब प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मेन थीम इसका क्या था? वही कि इंडियंस की सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, और कांग्रेस फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड भी कर रही थी ब्रिटिशर से। फिर सेशन आता है 1937 का, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, सेम। फिर ये प्लेस कहाँ पे था? फैजापुर प्लेस था, और ये 50th आईएनसी सेशन था। इसके अंदर कांग्रेस ने किसको रिजेक्ट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था एक 1935 के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट था, काफी चीजें थी उस एक्ट में, जो बाद में कुछ चीजें उस एक्ट की हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एड ऑन भी की, उसको हम ब्रीफली अलग से डिस्कस करेंगे। तो उससे रिलेटेड चीजों को यहाँ पर कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था, और साथ में कांग्रेस ने अडल्ट सफरेज की बात भी इस सेशन के अंदर की थी। अडल्ट सफरेज मतलब जो आपका राइट टू वोट होता है, कि यस, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको राइट टू वोट होना चाहिए एक पर्टिकुलर एज के बाद। फिर आता है आपका ईयर 1938, प्रेसिडेंट कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। प्लेस क्या था? हरिपुरा, जो गुजरात के अंदर है। यहाँ पर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई, किसके अंडर हुई? जवाहरलाल नेहरू के अंडर हुई, और यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी कमिटमेंट को शो किया कि यस, उनको पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। फिर 1939, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस रहे, और बट यहाँ पर वो ऐसे ही प्रेसिडेंट नहीं बन गए। यहाँ पर उनका क्लैश हुआ, किसके साथ? पताबी सीतारमैया के साथ उनका क्लैश हुआ, और इनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, बट उनको इलेक्शन में हराकर प्रेसिडेंट कौन बने?
सुभाष चंद्र बोस। और यही एक जगह थी जहां पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का क्लैश देखा गया और उसके बाद काफी उनके अंदर व्यूज के काफी डिफरेंसेस उनके अंदर आए। हालांकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे बट फिर भी एक क्लैश को देखा गया और इसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने इस सेशन के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया और कांग्रेस से हटकर फिर उन्होंने बाद में वो कंट्री से बाहर गए, उन्होंने आईएनए की फॉर्मेशन की, फिर एक प्लेन क्रैश के अंदर उनकी डेथ हो गई। जो थ्योरीज हैं वो बात की चीजें हैं। उसके बाद है ईयर 1946 जिसके अंदर प्रेसिडेंट रहे जेपी कृपलानी। आउटकम क्या आई, यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया था जिसकी वजह से 1946 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की इस्टेब्लिशमेंट हुई और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। अब 1948 का, जिस इससे पहले तो हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी बट फिर भी एक सेशन हुआ 1948 के अंदर। फिर इसको किसने प्रेसिडेंट कौन थे, पी पताबी सीताराम में प्रेसिडेंट थे। इसके अंदर क्या हुआ कि सेम वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जिसको कौन लेकर आए थे, जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। उन्होंने काफी चीजों की उसके अंदर बात की थी जो हमने हमारी पॉलिटिकल क्लास में डिस्कस भी किए थे। जनरल इलेक्शंस की बात हुई कि अब इलेक्शंस होंगे इंडिया के अंदर, अडल्ट सफरेज को फॉलो किया जाएगा, सभी लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसे उन्होंने इंडिया की आगे डेवलपमेंट कैसे करनी है, कैसे इंडिया में गवर्नमेंट बनानी है, उन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी के अंदर आए हुए हैं। पहला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आया था 2015 के अंदर। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। तो ये गलत है, हमने देखा पहली एनी बसंत थी। सेकंड है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये बिल्कुल सही है, तो सेकंड ओनली। अब सेकंड क्वेश्चन है द 1929 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज, ये आपका 2014 के अंदर आया था। तो इसका सब सिंपल सा आंसर है अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस, आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एनी बसंत वॉस। एनी बसंत क्या क्या थी, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तो हमने इस क्लास के अंदर देख लिया, तो हमें पता है कि यस वो प्रेसिडेंट थी। मतलब अब यहाँ पर अगर आपको दोनों चीजें नहीं भी पता तो हमें पता है कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता एज अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें, तो मतलब लास्ट के तीनों में से होगा। अब हम देखते हैं द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज वो फाउंडर नहीं थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ये भी हम इस सोसाइटी के बारे में देखेंगे हमारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के चैप्टर के अंदर, बट वो फाउंडर नहीं थी। अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं कि वो फाउंडर नहीं थी, वो सिर्फ मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की और वो भी उन्होंने काफी टाइम बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया था और वो काफी इंपॉर्टेंट मेंबर रही, लेकिन वो फाउंडर नहीं थी। मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब अगर फर्स्ट तो पहले ही हो गया था, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो आंसर तो हमारा सी यहाँ से भी आ गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, ये करेक्ट है। यस उन्होंने होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलकर, उन्होंने बाकी एरिया को कवर किया था और बाल गंगाधर तिलक जी ने जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन था उसको कवर किया। ये भी हम अपने अपकमिंग क्लासेस के अंदर देखेंगे। ये क्वेश्चन आया था आपका 2013 के अंदर, तो करेक्ट आंसर इज सी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी नहीं भी लगी हो तो प्लीज मेंशन कि कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या प्रॉब्लम थी। आई विल ट्राई माय बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक द Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about Indian Council Acts, phase of freedom struggle and Swadeshi movement. Important chapter है and काफी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर है, तो उसी के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स स्टार्ट। हमने डिस्कस किया था 1857 का रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट से पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था, जिसके अंदर हमने 4 चार्टर एक्ट्स को कवर किया था और हमारा लास्ट चार्टर एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। अब हम देखेंगे कि 1857 के रिवॉल्ट से लेकर यानी 1858 से लेकर 1900 तक कौन कौन से एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई। 3 एक्ट थे, ज्यादा नहीं थे, उन तीनों एक्ट को
हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया ने प्रिपेयर करवाया था और इंडिया भेजा था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि 1858 के टाइम पीरियड के अंदर गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। और फिर इन्होंने गवर्नर जनरल की पोजीशन को रिमूव कर और फिर पोजीशन क्या बना दी थी? वायसरॉय की, वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग ही इंडिया के पहले वायसरॉय बने। पहला चेंजमेंट ये आया था। दूसरा चेंजमेंट इससे ये आया कि अब गवर्नमेंट ने कंपनी को खत्म कर दिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको खत्म कर दिया था, और अब डायरेक्ट इंडिया के अंदर कौन रूल करना स्टार्ट कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट थी अब वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगी इंडियन टेरिटरी को। ये कुछ चेंजेस थे जो इस एक्ट के आने के बाद आए। उसके अलावा और क्या चेंजेस आए कि पहले क्या होता था, आपकी पूरी काउंसिल होती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नए मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो किसके लिए? पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ब्रिटिशर्स ही थे, उनको उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब आप मान सकते हो जैसे आज के टाइम पे हमारा प्रेसिडेंट का रोल होता है, मेन रोल तो पीएम का ही होता है आज भी हमारी कंट्री में, लेकिन एक हेल्पिंग हैंड जो होता है, जो एक सिग्नेचर पावर होती है, वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। तो उस टाइम के अंदर भी एक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने एक वही रोल प्ले किया जो आज के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और साथ में 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे आज के टाइम पे हमारी काउंसिल होती है पीएम को असिस्ट करने के लिए, वैसे ही एक नई मेंबर 15 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उसकी फंक्शनिंग के अंदर असिस्ट करेगी। ये कुछ चेंजेस थे जो इससे आए। उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। After the revolt of 1857, British authorities felt the need of associating Indians in the process of administration. अब उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट का हाल देख लिया था, तो इतना ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि ये अब हुआ है तो ये दोबारा भी हो सकता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें थोड़ा सा चीजों को स्लो डाउन करना पड़ेगा, कि जितना अत्याचार हम इनके ऊपर कर रहे हैं उतना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमें थोड़ी सी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कुछ कुछ पावर्स इंडियंस के हाथ में देना स्टार्ट किया। उस टाइम तक इंडियंस ने भी एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए कुछ इंडियंस को ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर भी शामिल करना स्टार्ट किया गया। साथ में इंडियंस को सिविल सर्विसेज का एग्जाम की परमिशन मिल चुकी थी, अब वो सिविल सर्वेंट्स बन सकते थे। ऐसे कुछ चेंजेस उनके साथ स्टार्ट हुए। साथ में एक चीज और इन्होंने की कि अब आप इंडिया के जो इंटरनल मैटर्स हैं उनके अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब एक तो इंडिया के रिलीजन से रिलेटेड ज्यादा इंटरफेयर आप नहीं करोगे, एक जो भी इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके ऊपर उनकी चीजों के अंदर भी आप ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, और एक प्रॉपर वे में हर चीज को कंट्रोल करेंगे, जिससे कि इंडियंस हमारे अगेंस्ट ना जाए। और साथ में जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, पहले वाइसरॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे, और उनके बाद में बनते चले गए। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनको एक पावर दी, किसकी? टू इशू ऑर्डिनेंसेस, कि जिस टाइम पर काउंसिल प्रेजेंट ना हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रेजेंट ना हो, और कोई भी इमरजेंसी मैटर आ जाए तो आप ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर हमारे कंट्री में होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अचानक से लेना पड़ जाए, तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 to 3। तो वो सेम उस टाइम पीरियड के अंदर होता था कि वाइसरॉय को ऑर्डिनेंसेस इशू करने की पावर दी गई। और साथ में 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया गया, बंगाल की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब। ये 3 प्रोविंसेस काउंसिल्स के लिए और बनाई गई, जहां से भी अब इंडिया का लेजिस्लेटिव मैटर हैंडल किया जाएगा। अब लास्ट एक्ट आया बिफोर 1900, 1900 से पहले का जो लास्ट एक्ट आया वो था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसने क्या किया? इसने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। अब इससे पिछले एक्ट में हमने देखा कि इंडियंस को एंट्री मिल चुकी थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो बट इंडियंस को ऑफिशियल मेंबर नहीं बनाया जाता था।
जो मेन पावर थी वो ब्रिटिशर्स के पास ही थी, उनको नॉन ऑफिशियल बनाया जाता था और टाइम टू टाइम चेंज कर दिया जाता था। तो वो सेम उन्हीं के नंबर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया ताकि थोड़ी मेजोरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो सके। एंड साथ में जो बजट का डिस्कशन है वो भी इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, और साथ में इंडियन मेंबर्स को ये पावर दी जाने लगी कि उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई बजट से इशू है, किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन से इशू है, तो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और उनको जवाब भी दिया जाएगा। बिकॉज इस टाइम पीरियड तक आपकी जो कांग्रेस है वो भी बन चुकी थी, बिकॉज कांग्रेस की फाउंडेशन कब हुई थी, 1885 के अंदर। And to fill some of the non-official seats, indirect election was adopted, but at no place in the act word election was mentioned. वैसे बोला गया कि नॉन ऑफिशियल सीट्स को फुलफिल करने के लिए इलेक्शंस होंगे, बट एक्चुअल जो एक्ट आया था, जो एक प्रिंट होकर एक ऑफिशियली एक्ट आता है प्रिंट से, उसके अंदर इलेक्शन वर्ड मेंशन नहीं था, सिर्फ वो एक इंडिकेशन था कि इस टाइप से आप जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे हमारे 3 एक्ट जो 1900 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई। 1900 के बाद ब्रिटिशर्स और कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट लेके आए, जो थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, फिर 1919 एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1935, जिनको हम अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी क्या है, हमने देखा कि कांग्रेस की फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, 1885 के अंदर, और हमने साथ में कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस को और कांग्रेस से रिलेटेड थ्योरीज को भी डिस्कस कर लिया था। अब और इंपॉर्टेंट चेंजमेंट क्या हुआ 1885 के टाइम पीरियड पे, एक तो आपका नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आना स्टार्ट हो गई, राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब अगर हमसे पूछे कोई कि नेशनलिज्म का राइज होना क्यों स्टार्ट होने लग गया था, कि लोगों में देशभक्ति की भावना क्यों जागने लगी थी, बिकॉज अगर हम 1857 के रिवॉल्ट की बात करें तो 1857 का रिवॉल्ट कहीं से भी नेशनलिज्म को शो नहीं कर रहा था, बिकॉज उसमें सभी का अपना अपना पर्सनल बेनिफिट था। पीजेंट्स अपने लिए लड़ रहे थे, जो रूलर्स थे वो अपनी सीट के लिए लड़ रहे थे, कोई भी देश के लिए नहीं लड़ रहा था। लेकिन ये एक टाइम पीरियड था जब आपके नेशनलिज्म का, एक देशभक्ति की भावना लोगों में आने लगी थी। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे। एक, एजुकेशन, कि अब लोग शिक्षित हो रहे थे तो उनको चीजों के बारे में पता चल रहा था। एक, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर पब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे, मीडिया आ गई थी, तो उससे क्या हो रहा था, लोगों को सिचुएशन के बारे में पता चल रहा था, समझ में आ रहा था कि देश में क्या चल रहा है, रेडियो से, न्यूज़पेपर से हर चीज उनको पता चलना स्टार्ट हो चुकी थी। एक, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जिन्होंने अपनी तरफ से लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाना शुरू किया, जो उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ लीडर्स थे, जैसे आपके राजा राम मोहन रॉय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, या फिर जो कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे, दादा भाई नारोजी थे। तो कुछ लीडर्स ने भी उस चीज को स्प्रेड करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से उस टाइम पीरियड के अंदर नेशनलिज्म का राइज होने लगा। एक और चीज आप लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट। उस टाइम पीरियड तक आपकी ट्रेन भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, कुछ इंप्रूवमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आना स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना जितना पहले मुश्किल था उतना मुश्किल नहीं रहा था, लोगों के बीच में कनेक्शन बनने स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह से ये कुछ चेंजेस थे जिसकी वजह से देशभक्ति की भावना लोगों में ज्यादा फैलना शुरू हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दो चीजें हुई। एक साइड देश के अंदर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो आपकी इस टाइम पीरियड से लेकर टिल 1947 तक चली, जब तक देश आजाद नहीं हुआ। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कौन सी थी, जैसे आपकी अनुशीलन समिति थी जिसमें अबिंदर घोष थे, फिर बाद में चलकर आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने जितनी चीजें की वो सारी आपकी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर काउंट होती हैं। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को हम एक अलग से चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और क्या चीजें हुई वो डिस्कस करते हैं। कांग्रेस के अंदर दो तरह के लीडर्स डेवलप हुए, एक आपके मॉडरेट्स और दूसरे आपके एक्सट्रीमिस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या था, मॉडरेट्स कौन थे, जो प्रेयर्स और पिटिशंस में बिलीव रखते थे, प्रेयर्स और पिटिशन, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाए कि आप हमारे लिए ये कर दीजिए, पिटिशंस की उनको लेटर्स लिखे जाएं ऑफिशियली और वो आपकी हेल्प कर देंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो मॉडरेट्स का ये मोटिव नहीं था कि इंडिया को फ्रीडम मिल जाए,
उनका मोटिव स्टार्टिंग में क्या था कि बस इंडियंस की कंडीशन इंप्रूव हो जाए अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बहुत क्लियर थे, वो स्ट्रगल में बिलीव करते थे, वो मूवमेंट्स में बिलीव करते थे, एग्रेसिव नेचर के थे, और वो चाहते थे कि उनको स्वराज मिले, देश से ब्रिटिश गवर्नमेंट ही चली जाए और हमारा देश हमें वापस मिल जाए। ये डिफरेंस था एक्सट्रीमिस्ट्स में और मॉडरेट्स में। अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो मॉडरेट्स का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा जो उन्होंने चीजें चेंजमेंट की या उनके हाथ में कांग्रेस की वर्किंग रही, वो था आपका नियर अबाउट 1894 से 1905 तक चीजें मॉडरेट्स के अकॉर्डिंग चली, और एक्सट्रीमिस्ट के अकॉर्डिंग कब चली, 1905 से लेकर 1915 तक चीजें एक्सट्रीमिस्ट के अकॉर्डिंग चली। उसके बाद तो 15 में गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी, तो उसके बाद तो सब एक हो चुके थे और जो गांधी जी कहते थे वो होना स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ तक ये चीजें होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चीजें कैसे प्रोसीड हुई, अब हमने देखा कि 1894 से 1905 तक मॉडरेट्स चीजों को हैंडल कर रहे थे। अगर आपसे कोई पूछे मॉडरेट्स में मेजर लीडर कौन से थे, तो आपके दादा भाई नारोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता जी हो गए, एमजी रानाडे, जो ये कुछ लीडर थे जो मेनली मॉडरेट्स के अंदर काउंट होते थे। हालांकि मॉडरेट्स के लीडर के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता। इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपके ज्यादा, एक्सट्रीमिस्ट, बिकॉज इन्होंने काफी मेजर रोल प्ले किया, जिसमें आपके मेजरली 3 फेमस नाम सामने आते हैं, लाल बाल पाल, जिसमें आपके लाल गंगाधर तिलक हो गए और बिपिन चंद्र पाल हो गए और लाला लाजपत राय, ये तीनों लीडर मेन सामने आते हैं एक्सट्रीमिस्ट के अंदर। अब एक और मेजर चीज हुई इसी टाइम पीरियड के अंदर, वो थी आपकी 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो काफी मेजर था, जो किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया, जो एक मेजर इम्पैक्ट था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्टार्टिंग हुई 2 मूवमेंट्स की, स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, जो कब से कब तक चली, 1905 से 1950 तक आपकी चली। अब इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ वो हम बाद में देखेंगे, बिकॉज 1915 में गांधी जी आ गए थे तो स्टोरी चेंज हो गई थी। अब इन 10 साल के बीच में 2 और मेजर चीजें हुई। एक 1907 के अंदर कांग्रेस का स्प्लिट, जो बाद में 1915 के बाद कांग्रेस दोबारा से रीयूनाइट हो गई थी, बट यहाँ पर हुआ कांग्रेस का स्प्लिट सूरत के अंदर। और एक मेजर चेंज और इस टाइम पीरियड पे हुई, एक आपका 1909 का एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम अलग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक मेजर चीज हुई वो था मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प से ही हुई थी। तो ये कुछ मेजर चीजें थी जो इस 20 to 30 इयर्स के टाइम पीरियड के अंदर हुई। अब हम इन चीजों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और आगे की हिस्ट्री को हमारी अपकमिंग क्लासेस के अंदर प्रोसीड करेंगे। मॉडरेट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल 1885 to 1905, बट आप इसको 1894 से भी ले सकते हो, बिकॉज शुरू के 6-7 साल सिर्फ कांग्रेस ने अपनी चीजों पे ध्यान दिया, उन्होंने अपने आप को पहले मेंटेन किया था, जैसा हमने कांग्रेस के सेशंस जब रीड किए थे हमारी प्रीवियस क्लासेस में जब हमने देखा था। अब इस टाइम पीरियड के अंदर क्या किया मॉडरेट्स ने, कुछ खास नहीं किया, सिर्फ इन्होंने इंडियंस की नंबर को इंक्रीज करने की डिमांड की, कुछ पॉलिटिकल राइट्स मांगे ब्रिटिशर से, कुछ सिविल सर्विसेज के अंदर डिमांड्स रखी कि यूरोपियंस हमें और ज्यादा ऐड होने दे। एक इंपॉर्टेंट चीज थी सिर्फ इस टाइम पीरियड की थी, वो थी इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म। ये क्या था कि एक ड्रेन थ्योरी, जिसको सामने लेकर आए थे दादा भाई नारोजी। उन्होंने इस ड्रेन थ्योरी को सामने रखा, जिसके अंदर था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, बिकॉज इंडिया का जितना पैसा है वो सारा कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, और इंडियंस को क्या मिल रहा है, इंडियंस को कुछ नहीं मिल रहा। और उन्होंने ऐसे काफी रीजंस दिए जिनसे उन्होंने प्रूफ किया कि यस, इंडिया की जो इनकम है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ड्रेन होती जा रही है और सब कुछ ब्रिटिशर्स के पास जाता जा रहा है। और ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बुक के अंदर भी लिखी।
अब वो चीज़ें जो आपकी पूरी ड्रेन थ्योरी है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम अलग से एक क्लास के अंदर जब हम इकोनॉमिक और एजुकेशन के बारे में देखेंगे, कैसे एजुकेशन डेवलप हुई, उसके अंदर हम ब्रीफली उसको स्टडी करेंगे। उसके अलावा इन्होंने प्रेयर्स की, पिटिशंस की, एजिटेशंस की, सिर्फ इन्होंने यही किया, उससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर आता है फेज आपका स्वदेशी मूवमेंट का, जो 1905 से 15 तक रहा। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज 1905 में आपके वायसराय कर्जन ने क्या डिक्लेयर किया कि अब बंगाल का होगा पार्टीशन। कैसे पार्टीशन हुआ? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। पार्टीशन को अनाउंस किया गया 19 जुलाई 1905 को, और ये इम्प्लीमेंट हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। अब पार्टीशन कैसे था? ईस्ट बंगाल था वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, जो आज के टाइम पर आपका बांग्लादेश का रीजन है और असम का रीजन है, उसको उस टाइम पर ईस्ट बंगाल में डिवाइड किया गया। और वेस्ट बंगाल में क्या क्या इंक्लूड हुआ, जहां पर मेजोरिटी किसकी थी? हिंदूज की थी। और आज के टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो वो आपका एरिया है जो आज प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल है, बिहार का रीजन है और ओडिशा का रीजन है। तो इस तरह से बंगाल का डिवीजन उस टाइम पीरियड पे हुआ। इसी से बिकॉज कंट्री खुश नहीं थी डिवीजन से, कांग्रेस खुश नहीं थी डिवीजन से, इसीलिए स्टार्टिंग हुई स्वदेशी मूवमेंट की और बॉयकॉट फेज की। जो बॉयकॉट फेज था वो थोड़ा सा वेस्ट बंगाल की साइड ही, बंगाल की साइड ही लिमिट रह गया, और स्वदेशी मूवमेंट ने पूरे इंडिया का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इस टाइम पीरियड पे सबसे मेजर जो लीडर थे वो सामने आए, बाल गंगाधर तिलक, बिकॉज उनके काफी मिलिटेंट आइडियाज थे और उन्होंने काफी मेजर इम्पैक्ट इस टाइम पीरियड के अंदर अपना इंडियन हिस्ट्री के अंदर छोड़ा। उनकी 2 मैगजीन थी, इंग्लिश में थी महारता और मराठी में थी केसरी, आपको दोनों याद रखनी है। उसके अलावा उन्होंने गणपति फेस्टिवल शुरू किया था, जो हम आज तक महाराष्ट्र के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। हम 10 दिन की गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं। वो उनकी स्टार्टिंग उन्होंने की थी 1893 में। साथ में उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल को स्टार्ट किया था 1895 के अंदर। उसके अलावा उन्हीं के एक कलीग थे जिनका नाम था जोसेफ बेपिस्टा, काका बेपिस्टा भी कहते थे। उन्होंने एक फेज को कॉइन किया था जो काफी बार पूछी भी जाती है, वो थी स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि यस स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम लेकर ही रहेंगे। और इस सेम फेज का जो मराठी वर्जन था उसको पॉपुलर किया तिलक जी ने। तिलक जी को 2 मेजर नेशनलिस्ट ने सपोर्ट किया, एक लाला लाजपत राय और दूसरे बिपिन चंद्र पाल, जो हम लाल बाल पाल कहते हैं वही। अब इन्होंने काफी जो एक रेसिस्टेंट होती है वो ब्रिटिशर्स की तरफ दिखाई आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। और उसके लिए कांग्रेस का एक सेशन हुआ 1905 के अंदर, जो कहाँ हुआ? बनारस में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनको हम महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या पास हुआ कि यस मैनचेस्टर क्लॉथ को बाइकआउट कर दिया जाएगा, लिवरपूल सॉल्ट को बाइकआउट कर दिया जाएगा। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि इंडियंस खुद सॉल्ट बनाते थे, वो चीजें तो बाद में महात्मा गांधी ने सॉल्ट रूल को ब्रेक करके और फिर स्टार्ट की थी। तो जो बाहर से सॉल्ट आता था उसका बॉयकॉट किया गया। साथ में जो ब्रिटिशर्स के मशीन से कपड़े बनते थे, जो उनकी मशीनरी से कपड़े बनते थे और इंडियंस यूज करते थे, उनको भी बॉयकॉट किया जाता। स्वदेशी का मतलब ही क्या था कि अपने देश की चीजों को यूज करो, ब्रिटिशर्स की चीजों को यूज मत करो और उनको जला दो। तो हर जगह उनकी चीजों को यूज करना बंद किया गया और इंडियंस की चीजों को प्रमोट किया गया। और कुछ मेजर कल्चरल चेंजेस इस टाइम पीरियड के अंदर हुए। क्या क्या हुए? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक सॉन्ग की तरह एक चीज को कंपोज किया, उसका नाम था अमर सोनार बांग्ला, बंगाली में कंपोज किया, जो आज के टाइम पीरियड के अंदर आपका बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम लिखा। अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने यूरोपियन पेंटिंग्स का ट्रेडिशन ब्रेक किया और इंडियन थीम्स के ऊपर पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। उसके अलावा और यही थे जिन्होंने भारत माता की पिक्चर को भी ड्रॉ किया। उसके अलावा 1907 में क्या हुआ? ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट को इस्टेब्लिश किया गया और जिसने क्या किया? जिसने इंडियन आर्ट को प्रमोट किया। और इसी सोसाइटी के अंदर जो पहले रेसिपिएंट थे वो कौन थे? नंदयाल बोस थे, जो बाद में चलकर
इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफी इंपॉर्टेंट पेंटर भी बने। फिर एक और चीज थी, एक महाराष्ट्र के लीडर थे सखाराम गणेश देवास्कर, जिन्होंने स्वदेशी के आइडिया को पॉपुलर किया और साथ में उन्होंने जो दादा भाई नौरोजी की आइडियोलॉजी थी, एमजी रानडे की आइडियोलॉजी थी, उसको भी काफी पॉपुलर किया। और उन्होंने एक पॉपुलर टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम था देशर कथा, जिसके अंदर उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स की, जो उस टाइम पर ब्रिटिश वायसरॉय थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका जो माइंड था, उनकी जो डर्टी पॉलिटिक्स चल रही थी, उसको उन्होंने डिकोड किया किसके अंदर, देशर कथा के अंदर। और जो इनकी देशर कथा थी, ये जो उनका टेक्स्ट था, वो काफी पॉपुलर हो गया कुछ ही महीनों के अंदर। ये इतना पॉपुलर हो गया और इसकी वजह से काफी लोगों को रियल सिचुएशन का पता चलना स्टार्ट हो गया था। इसीलिए ब्रिटिश अथॉरिटी ने क्या किया कि इस पॉपुलर टेक्स्ट को आगे सोल्ड ना हो पाए, इसलिए इसको बंद करवा दिया 1918 के अंदर। उसके अलावा एक चेंजमेंट क्या है उस टाइम पीरियड के अंदर, जो वीओ चिदम्बरम पिल्लई जी थे, उन्होंने स्टीम नेविगेशन कंपनी ऑफ इंडिया स्टार्ट की, जिसने क्या किया, इंडियन इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा प्रमोट किया। और आचार्य पीसी राय जी ने क्या किया कि बंगाल के अंदर केमिकल इंडस्ट्री की स्टार्टिंग की। और यही सेम टाइम पीरियड था जिस टाइम पर जमशेदजी टाटा ने भी टाटा ग्रुप्स की स्टार्टिंग की थी इंडिया के अंदर। उसके अलावा अगर हम मुस्लिम मासेस की बात करें, तो मुस्लिम मासेस क्या थे कि मुस्लिम्स उस टाइम पीरियड तक इंडियन से, मतलब हिंदू से अलग होना स्टार्ट हो चुके थे। उनके अंदर काफी अलग फीलिंग चल रही थी। और उस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा था कि मुस्लिम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट एज कंपेयर टू हिंदू के ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो उनकी चीजें उस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ी अलग चल रही थी अदर इंडियंस के कंपैरिजन के अंदर। उसके अलावा उस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर क्लैश आने लग गया था, बिकॉज जो बाल गंगाधर तिलक की पॉलिसीज थी, जैसे उनका काम करने का तरीका था, लाला लाजपत राय जी का जैसे काम करने का तरीका था, वो मॉडरेट्स को पसंद नहीं आ रहा था। वो मॉडरेट्स को पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए पहले क्या हुआ, 1906 के अंदर एक सेशन होने वाला था, उसमें दोनों ग्रुप्स में क्लैश चल रहे थे। तो क्लैश की वजह से दादा भाई नारोजी, बिकॉज इनकी सब रिस्पेक्ट करते थे और इनको एज अ ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बिकॉज ये काफी रिस्पेक्टेबल थे उस टाइम पीरियड के अंदर और उनकी सब रिस्पेक्ट करते थे, इनके किसी से क्लैश नहीं होते थे। इसलिए 1906 के कोलकाता सेशन के लिए इन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया गया। और इन्होंने काफी चीजों के ऊपर बात की, इन्होंने बॉयकॉट के ऊपर बात की, स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन के बारे में बात की, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बात की। और इस तरह से कांग्रेस का सेशन एंड हो गया। बट जो क्लैश था कांग्रेस के अंदर, वो काफी विजिबली दिख रहा था। और उसी की वजह से जब सूरत का सेशन हुआ 1907 में, जब एट लास्ट कांग्रेस डिवाइड हो ही गई, दो ग्रुप्स के अंदर मॉडरेट्स अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। बट उसका एक और मेजर रीजन ये भी था कि अलग होने का कोई फायदा भी नहीं था, बिकॉज प्रॉब्लम किससे थी, एक्सट्रीमिस्ट में आपको प्रॉब्लम किससे थी, बाल गंगाधर तिलक से, जो कि उस टाइम पीरियड के अंदर अपनी चीजों, बिकॉज वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के काफी अगेंस्ट चल रहे थे, तो उनको 6 साल की जेल की सजा मिल गई थी। और उनको मांड्या लेक, जो आज के टाइम का म्यांमार है, वहां पर वो जेल थी, वहां पर उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। लाला लाजपत राय जी को 1 साल की मिली, बिपिन चंद्रपाल जी को और चिदम्बरम पिल्लई जी को 6 महीने की जेल की सजा मिली। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट तो उस टाइम पर वैसे भी एक्टिव नहीं रह सकते थे, तो कुछ सालों के लिए चीजें थोड़ी सी रुक गई। हालांकि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं चल रहा था, बट कुछ सालों के लिए चीजें थोड़ी स्टैंड स्टिल सी रही, जब तक ये जेल में रहे। ये जेल से वापस आए जब बाल गंगाधर तिलक जी, उस टाइम पीरियड पर इनकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी। और इसीलिए इन्होंने 1915 में ही किसकी, होम रूल एजुटेशन की स्टार्टिंग की, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और सेम 1950 में ही गांधी जी भी वापस इंडिया आ चुके थे, तो उन्होंने भी अपना रोल प्ले करना इंडिया के अंदर, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर स्टार्ट किया। और गांधी जी के और सेम टाइम पर ही कांग्रेस भी जो थी वो दोबारा से रीयूनाइट 1916 तक हो चुकी थी। और उसके बाद सबका सिर्फ एक एम था कि अब हमें सिर्फ फ्रीडम चाहिए, तो सबने मिलकर फ्रीडम का स्ट्रगल किया। रिवॉल्यूशनरी जो मूवमेंट थी वो पहले से लेकर इंडिपेंडेंस तक चलती ही रही। उन्होंने कांग्रेस की, बड़े लीडर्स की नहीं मानी और उन्होंने अपने तरीके से
फ्रीडम हासिल करना चाहा और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को जारी रखा। काफी मूवमेंट्स हुई, काफी अलग अलग पार्टी डेवलप हुई, इंडिया से बाहर भी आपकी कुछ पार्टीज डेवलप हुई, जैसे आपकी गदर पार्टी थी, जिनको हम अलग से एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो लास्ट है आज की क्लास का वो है फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो हुई 1906 के अंदर। किसने की? आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डेक्कन ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन स्टोन रखा। किसके सपोर्ट से रखा? वायसरॉय मिंटो के सपोर्ट से रखा, बिकॉज कर्जन जो थे वो चेंज हो चुके थे और उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के वायसरॉय कौन बन चुके थे? मिंटो बन चुके थे। इन्होंने रखा। इनका मोटो सिंपल था, सपोर्ट द मुस्लिम, मुस्लिम्स की इंपॉर्टेंस वापस लाना, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करना और सिर्फ मुस्लिम को, इस्लाम को प्रमोट करना, ये इनका मोटिव था। साथ में ये उस टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ काफी लॉयल थे, इनको कांग्रेस पसंद नहीं थी और ये प्रॉपरली पूरा का पूरा ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ लॉयल थे। बाद में चलकर इनको ब्रिटिशर्स की कुछ चीजों से प्रॉब्लम होने लगी, फिर ये ब्रिटिशर्स के भी अगेंस्ट हो गए, कांग्रेस के भी अगेंस्ट हो गए और उसका रिजल्ट फिर यही आया कि एट लास्ट हमें पार्टीशन फेस करना पड़ा। अब हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे 1915 में क्या क्या चेंजेस आए, बिकॉज बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल की एजिटेशन की स्टार्टिंग की, गांधी जी वापस आ गए, उसके बाद काफी रिवॉल्ट्स हुए, फिर आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई। तो 1915 से लेकर 1925 तक जो जो हुआ वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी प्रॉब्लम हो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मेंशन कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो।